जय श्री कृष्णा दोस्तों हम कंटिन्यू करते हैं अपने कंपनी लॉ के लेक्चर को। और प्रोस्पेक्टस के टाइप्स पढ़ रहे थे। एवरेज प्रोस्पेक्टस हमने देख लिया, अब हम देखने जा रहे हैं सेल्फ प्रोस्पेक्टस। दोस्तों ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है? सेल्फ प्रोस्पेक्टस ये बताता है यार, हर बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। हर बार आप सेम क्लास के शेयर्स इशू कर रहे हो तो इसमें तो बहुत सारा टाइम खराब हो जाता है। तो एक काम करते हैं, एक ही बार इशू कर दो। और ये नया कॉन्सेप्ट है सेल्फ प्रोस्पेक्टस, जैसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं पहले, बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ये कॉन्सेप्ट आया। इसमें ये था कि भाई, इसमें ये इन्होंने बता दिया कि एक बार आप सेम क्लास ऑफ असेट के सेम क्लास ऑफ शेयर्स के लिए एक बार प्रोस्पेक्टस इशू करो, उसी को कंसिडर कर देंगे आगे के लिए भी। तो बार बार जो इशू करने का जो टाइम है ना, वो बच जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं सेल्फ प्रोस्पेक्टस। जब भी आप पब्लिक को ऑफर करोगे कि भैया आप मेरे कंपनी के शेयर्स परचेज करो, डिबेंचर परचेज करो, तो विदाउट अ सेपरेट प्रोस्पेक्टस आपको अलग से प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है सेम क्लास के लिए। ठीक है, तो कंपनी को क्या करना है? कंपनी आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ईच एंड एवरी रेलिवेंट फैक्ट अबाउट द कंपनी इन इट्स प्रोस्पेक्टस बिफोर। कंपनी को तो भैया हर बार प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, क्योंकि सेबी की रिक्वायरमेंट है, सेबी की गाइडलाइन है कि क्योंकि जो प्रोस्पेक्टस है वो हाईली इंफॉर्मेटिव और लार्ज है, बहुत ही ज़्यादा जानकारी देता है और बहुत ही बड़े में देता है। इसीलिए कंपनी को जब भी कंपनी को शेयर्स करने इशू करने होते हैं, बॉन्ड इशू करने होते हैं, डिबेंचर, अदर सिक्योरिटीज़, तो उनको फ्रेश प्रोस्पेक्टस करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है, विच कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत ज़्यादा टाइम इसमें ख़राब हो जाता है। इसलिए एक कॉन्सेप्ट आया, मिनिमाइज द बर्डन ऑन कंपनीज गोइंग फॉर पब्लिक। कंपनी के ऊपर बर्डन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए सेल्फ प्रोस्पेक्टस का एक कॉन्सेप्ट आया, जो कि फर्स्ट टाइम कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000 में आया, एज पर सेक्शन 31 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। द टर्म सेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस, इसका मतलब क्या है? प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयर इन आर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इशू ओवर अ सर्टेन पीरियड विदाउट द इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस। सेल्फ प्रोस्पेक्टस मतलब ये है कि एक ही क्लास के शेयर्स बार बार फ्यूचर में भी इशू किए जाएंगे बिना किसी फर्दर प्रोस्पेक्टस के। ठीक है ना? तो ये आया किन के लिए? सेल्फ प्रोस्पेक्टस इज मेनली इंट्रोड्यूस, ये किन के लिए इंट्रोड्यूस हुआ? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, शेड्यूल बैंक के लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, जिनका मेन पर्पस है फाइनेंस देना, लोगों को पैसा प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, और प्राइवेट इंडस्ट्रियल फर्म को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को और बैंक को जरूरत नहीं है हर बार प्रोस्पेक्टस अलग से इशू करने की, इसीलिए इसको सेल्फ प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। और सेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी कितनी होती है? पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल से शुरू होके, दैट स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर सिक्योरिटी अंडर द प्रोस्पेक्टस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैलिडिटी नो न्यू प्रोस्पेक्टस। मतलब ये कि जो प्रोस्पेक्टस की जो वैलिडिटी होती है वो एक साल की होती है। इस एक साल के अंदर अगर एक नया शेयर्स इशू कर रहे हो, नए डिवेंचर की इशू कर रहे हो, तो अलग से आपको दोबारा से इशू करने की जरूरत नहीं है प्रोस्पेक्टस। तो ये था सेल्फ प्रोस्पेक्टस। जब सेल्फ प्रोस्पेक्टस में जब सेपरेट प्रोस्पेक्टस इशू नहीं होगा, तो ऐसे केस में कंपनी को एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू करने की जरूरत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अब नाम से पता चल रहा है कि प्रोस्पेक्टस तो नहीं होगा, फिर भी उसको प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो ना, कुछ भी जानकारी दे रहे हो अपने शेयर्स डिवेंचर के बारे में, आप उसको मान लिया जाएगा कि यही प्रोस्पेक्टस है। इससे भी कंपनी को हेल्प हो जाएगी। वेर अ कंपनी अलॉट्स और एग्रीज टू अलॉट एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज टू एन इंटरमीडियरी। लेकिन ये किसको कर रहे हैं? इंटरमीडियरी को। डायरेक्ट लोगों के पास नहीं जा रहे हैं, बीच में एजेंट है कोई, जनरली बैंक जितने भी है वो एजेंट का काम करते हैं। इंटरमीडियरी को दे देते हैं कि ये लो हमारे शेयर्स, और फिर पब्लिक को वो बेचते हैं। तो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू इनको दिया गया इंटरमीडियरी को, वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ऑफर टू से जैसे ये है ना, allot any of its securities to an intermediary for sale to the public, then any document by which this, किसी भी डॉक्यूमेंट के थ्रू जो उस पब्लिक को दिया जाएगा वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। दिस डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज इज डीम्ड टू बी द प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द। ये मान लिया जाएगा जब इंटरमीडियरी लोगों से शेयर बेचेगी और लोगों से पैसे लेगी, तो जो इंटरमीडियरी जो पेपर दे रही है वो मान लिया जाएगा ये कंपनी के ही डीम्ड प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, और उसमें अगर कुछ गलती होती है
अगर इंटरमीडियरी के द्वारा कोई गलती दी जाती है, गलत इन्फॉर्मेशन, मिस स्टेटमेंट दी जाती है प्रोस्पेक्टस में, तो सारे के सारे रूल यहाँ अप्लाई हो जाएंगे और कंपनी लायबल होगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा डिम्ड प्रोस्पेक्टस। जो इंटरमीडियरी होते हैं उनको इशूइंग हाउस भी बोला जाता है, बैंक और होते हैं। अगला है हमारा और लास्ट है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग, नाम में ही रेड वर्ड है। रेड हमेशा चेतावनी मतलब वार्निंग का सिग्नल होता है। तो रेड हेरिंग इज इंक्लूडेड डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस अंडर द कंपनीज एक्ट। ये कंपनीज एक्ट 2013 में आया, सेक्शन 32 है जो बोलता है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब है प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट हैव कंप्लीट पर्टिकुलर ऑन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड क्वांटम ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। जिस प्रोस्पेक्टस में पता ही नहीं है कितने प्राइस का शेयर इशू किया जा रहा है और कितना नंबर ऑफ शेयर ऑफर किया जा रहा है। तो इन अदर वर्ड्स इट इज अ फर्स्ट और प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टस दैट इज सबमिटेड बाय अ कंपनी विद रेफरेंस टू द, ये पहला और बहुत ही बेसिक प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें सिर्फ छोटी मोटी जानकारी दी जाती है। इट हैज़ मोस्ट ऑफ द डिटेल विद रिस्पेक्ट टू द कंपनीज प्रेजेंट ऑपरेशन एंड प्रोस्पेक्टस बट डज नॉट हैव द की इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटीज प्राइस एंड क्वांटम्स। इसमें कंपनी के प्रेजेंट ऑपरेशन के बारे में तो बहुत सारी डिटेल होती है लेकिन शेयर्स के बारे में डिटेल ज़्यादा नहीं होती, कितने शेयर्स कितने रुपए के दिए जा रहे हैं। ठीक है। तो कंपनी प्लानिंग जब भी करती है पब्लिक इशू के लिए तो उनको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है बिफोर द इशुएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू होने से पहले ही रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जिसमें डिटेल ऑफ प्राइस क्वांटम सिक्योरिटी ऑफर होती है। प्रोस्पेक्टस में तो सारी चीज़ें होती है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज सब्जेक्टेड टू ऑल द ऑब्लिगेशन एज आर एप्लीकेबल टू द प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में भी अगर कुछ गलत हो गया तो कंपनी के ऊपर वैसे ही लायबिलिटी बन जाएगी जैसे कि प्रोस्पेक्टस के केस में बनती है। अब हम देखने जा रहे हैं कि भाई प्रोस्पेक्टस तो सर कोई भी बना देगा, कोई भी कंपनी क्या अपने अपने हिसाब से बनाएंगे या फिर उसका एक फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, P&L का फॉर्मेट है, वो कंपनीज एक्ट में दिया गया है। ऐसे ही प्रोस्पेक्टस का भी कंटेंट सेबी ने डिसाइड कर दिया है। किसने किया है? सेबी ने। सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्टेंसी ली है उन्होंने, उनसे मिलने के बाद, उनसे विचार करने के बाद इन्होंने एक प्रोस्पेक्टस का एक फॉर्मेट बता दिया है। प्रोस्पेक्टस में पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 2 और पार्ट 1 द रिपोर्ट स्पेसिफाइड पार्ट 2 और शेड्यूल 2 और बोथ पार्ट 1 और पार्ट 2 शैल हैव इफेक्ट द सब्जेक्ट टू प्रोविजन कंटेन इन पार्ट 3 ऑफ द शेड्यूल 2। मतलब ये कि जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है शेड्यूल 2 के और पार्ट 3 है जो शेड्यूल 2 के, ये सारे के सारे बताते हैं कि किस तरीके से क्या क्या कंटेंट होंगे प्रोस्पेक्टस में। अब बताओ, उसमें पता होना चाहिए कि मेमोरेंडम में पावर है या नहीं, आर्टिकल में रूल्स दिए हैं नहीं, उसके प्राइस, क्वांटम, कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ क्लासेज हैं शेयर्स के, डिवेंचर्स के, वही है। कोई ज़्यादा स्पेशल बातें नहीं होती प्रोस्पेक्टस में, बस वो सारी जानकारी जो आपको चाहिए वही प्रोस्पेक्टस में है। देख लेते हैं पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 2। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी अलोंग विद नेम, कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट, नाम, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, सिग्नेटरीज कौन कौन से हैं मेमोरेंडम के, एंड द नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब, किन किन सिग्नेटरी ने कितना कितना सब्सक्राइब किया हुआ है शेयर्स, वो सारी डिटेल होती है। द नंबर और क्लास ऑफ शेयर्स, कौन कौन से कितने नंबर हैं, कितने टाइप के शेयर्स हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स क्या है कंपनी के, वो सारी चीज़ें होती हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कितने, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और उनका कब रिडम्पशन है वो होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कितने शेयर्स फिक्स किए गए हैं, जो डायरेक्टर को इतने शेयर्स तो लेने ही पड़ेंगे, वो होगा। नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, डायरेक्टर का एड्रेस, डायरेक्टर का नाम, डायरेक्टर का डिस्क्रिप्शन, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर्स के सारे सारी डिटेल होंगी। एनी प्रोविज़न जो आर्टिकल्स में लिखी गई हैं रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, कंपनसेशन ऑफ लॉस ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, सब होगा। द मिनिमम, द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए कितना अमाउंट होना चाहिए वो होगा। मतलब शेयर सब्सक्राइब होंगे ना, तो मिनिमम सब्सक्राइब के लिए कितना अमाउंट होगा, कितने अमाउंट आ जाएगा तो मानेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट कैन नॉट बी अर्लियर देन द बिगिनिंग ऑफ द 5th डे ऑफ द आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। मतलब प्रोस्पेक्टस के 5 दिन से पहले तो आप सब्सक्रिप्शन लिस्ट को इशू कर ही नहीं सकते, ओपन कर ही नहीं सकते। फिर द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट ईच शेयर मस्ट बी स्टेटेड, जितना भी एप्लीकेशन पे पैसा आपको मिला या लोगों को देना है, अलॉटमेंट पे कितना देना, वो सारी बातें लिखी गई होंगी। पर्टिकुलर्स अबाउट
प्रेफरेंशियल राइट, ऑप्शन, अगर आप किसी व्यक्ति को किसी क्लास ऑफ शेयर्स को दे रहे हो, डिबेंचर दे रहे हो, किसी कंपनी को प्रेफरेंशियल राइट दे रहे हो, वो देना पड़ेगा। नंबर बताना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बताना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स विद इन द लास्ट 2 ईयर में आपने कितने शेयर्स इशू किए हैं, डिस्क्रिप्शन क्या थी उनकी, और फुल्ली है या पार्टली पेड हैं, वो सब बताना पड़ेगा। द अमाउंट पेड और पेबल एज ए प्रीमियम, कुछ अगर अमाउंट पिछले 2 साल में प्रीमियम के तौर पे आपको मिले हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। अंडर राइटर्स कौन है, आपके किस बैंक को आपने हायर किया है कि आपके बिहाफ पे वो शेयर्स बेचे, तो अंडर राइटर्स के नाम बताने पड़ेंगे आपको। फिर नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन ऑफ द वेंडर फ्रॉम होम द प्रॉपर्टी हैज़ बीन परचेज और टू बी परचेज, मतलब किसी से अगर आपने परचेज की है प्रॉपर्टी तो उसका नाम दो, एड्रेस दो, उसका व्यवसाय दो। द अमाउंट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन, भाई आपने किसी को काम दे दिया ना, अंडर राइटर्स एजेंट है बेसिकली कि हमारे शेयर्स आप बेच देना, तो आपने उसको कमीशन कितना दिया है या देने वाले हो वो बताओ। एनी बेनिफिट अगर प्रोमोटर को ऑफिसर को पिछले 2 सालों में दिया गया है तो वो सारे के सारे बताओ। ये सब होंगे प्रोस्पेक्टस में। पर्टिकुलर्स बताओ एज ऑन द डेट, पार्टीज और जनरल नेचर ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटिंग और फिक्सिंग रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर व्हेन एवर एंटर, जब भी मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर को एंटर किया अपने बिजनेस में तो उनको कितनी रेम्यूनरेशन दी गई है हर कॉन्ट्रैक्ट पे वो बताओ। एवरी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जिनसे बिजनेस किया जा रहा है, बिजनेस के लिए कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं वो बता दो। ऑडिटर्स का, कौन से ऑडिटर्स हैं, कौन से सीए आपके ऑडिट करते हैं, उनका नाम और एड्रेस बताओ। उसके बाद फुल पर्टिकुलर ऑफ नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर, प्रोमोटर, उसके बाद प्रमोशन ऑफ द कंपनी, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द कंपनी, 2 साल में डायरेक्टर कौन से अपॉइंटेड, प्रमोटर कौन से चेंजेस हुए हैं, 2 साल में क्या क्या कंपनी में प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है वो भी बताओ आप। नाउ इफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स, तो फिर राइट ऑफ वोटिंग एट द मीटिंग विद द कंपनी, राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल और डिविडेंड, मतलब कितने क्लास के शेयर्स हैं जिसको आपने डिवाइड कर दिया डिफरेंट क्लासेस में, राइट कैसे, वोटिंग राइट क्या है उनके वो भी बता दो। फिर अगर आर्टिकल ने कोई रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है किसी मेंबर के ऊपर, राइट टू अटेंड या बोलने को लेकर, मैनेजमेंट की क्या पावर है, नेचर क्या है, रेस्ट्रिक्शन क्या है वो बताओ। फिर कंपनी अगर बिजनेस कर रही है तो कितने टाइम से कर रही है, कब तक करेगी, कंपनी का क्या नया बिजनेस होने वाला है, कब, लास्ट 3 साल में कंपनी की क्या बिजनेस है, क्या परफॉर्मेंस है, वो सारे के सारे बताओ। अगर कोई रिजर्व है, प्रॉफिट है कंपनी के पास और वो सब्सिडरीज ने कैपिटलाइज किया है, कैपिटलाइजेशन है, तो वो सारी की सारी चीज़ें बताओ, क्या प्रॉफिट है, क्या रिजर्व है। फिर रीजनेबल टाइम एंड प्लेस जहाँ पे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहाँ पे आपने रखा है, ऑडिटर्स ने कहाँ रखे हैं, ऑडिटर्स है कहाँ, वो उस तरीके से, मतलब कितने टाइम तक आपने बैलेंस शीट रखी है, सारी बैलेंस शीट कहाँ है, किस जगह रखी गई है, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने देख ली हैं। अब देखते हैं पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2। पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 पहले में क्या है, जनरल इन्फॉर्मेशन, नेम और एड्रेस बताओ कंपनी सेक्रेटरी का, लीगल एडवाइजर का, लीड मैनेजर का, को मैनेजर का, ऑडिटर का, बैंकर का, ब्रोकर का, जो आपके शेयर्स बेच रहे हैं, जो कंपनी सेक्रेटरी हैं उनका, डायरेक्टर्स का कंसेंट, उनकी जो सहमति है, ऑडिटर, सॉलिसिटर, एडवोकेट, मैनेजर्स टू इशू, रजिस्ट्रार ऑफ इशू, बैंकर ऑफ द कंपनी, बैंकर टू द इशू एंड एक्सपर्ट, उसकी डिटेल दो। एक्सपर्ट ओपिनियन आपने ऑब्टेन किया है तो वो बताओ। चेंजेस बताओ डायरेक्टर और ऑडिटर में क्या हुआ है पिछले 3 सालों में, और रीजन भी बताओ क्यों चेंज हुआ है। अथॉरिटी टू इशू और डिटेल ऑफ रिजोल्यूशन पास्ट फॉर द, किस किस को रिजोल्यूशन पास करने का राइट है वो बताओ। प्रोसीजर और टाइम शेड्यूल फॉर अलॉटमेंट और इशू ऑफ सर्टिफिकेट, कब टाइम होगा, किस दिन अलॉट करोगे शेयर्स वो भी बताओ। फिर अगला है सेकंड, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में पहला ही पॉइंट आएगा रिपोर्ट बाय द ऑडिटर। ऑडिटर ने आपके पिछले 5 साल के फाइनेंशियल साइन किए हैं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस, असेट एंड लायबिलिटी, डिविडेंड किस तरीके से दिया गया है वो बताओ, ठीक है ना। इफ अगर पिछले 5 साल में नहीं हुआ तो 3 मंथ बिफोर द इशू प्रोस्पेक्टस, 3 महीने पहले जब भी इस प्रोस्पेक्टस आप इशू करने वाले हो उसके 3 महीने पहले ये सारे के सारे ऑडिट कराने होंगे, ऑडिटर्स को देने होंगे। अगर ऑडिटर्स अगर बनाए नहीं है तो सारे के सारे रिपोर्ट देने पड़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, सब्सिडरीज के साथ क्या है बिजनेस, क्या कंसर्न है, मेंबर कितने हैं कंपनी के, सब। फिर रिपोर्ट बाय द अकाउंटेंट,
जो रिपोर्ट बाय द अकाउंटेंट ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस प्रीसीडिंग 5 फाइनेंशियल ईयर ऑन द असेट एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेसमैन डेट शैल नॉट बी मोर देन 120 days बिफोर द ड्यू डेट इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। मतलब 120 दिन से पहले पहले ये सारी होनी चाहिए, रिपोर्ट देने होंगे सारे के सारे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंटेंट को। सिमिलर रिपोर्ट बॉडी कॉर्पोरेट बाय एन अकाउंटेंट इफ द प्रोसीज इशू टू बी अप्लाइड परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है उसके भी आपके उनके भी बैलेंस शीट और सारी की सारी चीज़ें चाहिए। प्रिंसिपल टर्म्स बताओ, लोन और असेट के क्या है, किस सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन और असेट्स आपके पास लिए गए हैं। तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो हम देख रहे हैं वो प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए। स्टैट्यूटरी एंड अदर इन्फॉर्मेशन, कुछ और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि आपके मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होने वाली, अंडर राइटिंग कमीशन क्या है, ब्रोकरेज क्या है, डेट ऑफ अलॉटमेंट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, डेट ऑफ रिफंड क्या है, ऑप्शन टू सब्सक्राइब क्या है, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को इफेक्ट कर सकती हैं, वो सारी चीज़ें कवर करी हुई हैं। फिर अब देख रहे हैं हम पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल 2। पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल 2, इसमें क्या है, प्रोविज़न वो वहाँ अप्लाई होती है जहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 के शेड्यूल अप्लाई होती है। जहाँ पे दोनों ही पार्ट अप्लाई है उसमें पार्ट 3 शेड्यूल कंसिस्ट प्रोविज़न जो भी पार्ट 1 पार्ट 2 में अप्लाई है वो पार्ट 3 में मेंशन की गई है। तो अब ये पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 में क्या है, कोई भी पर्सन, एवरी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ दिस शेड्यूल बी डीम्ड टू बी अ वेंडर हु हैज एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट और कंडीशनल फॉर द सेल और परचेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी वांट्स टू एक्वायर। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर इस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये मान लिया जाएगा कि तुम उस कंपनी के वेंडर हो। द परचेज मनी इज नॉट पेड इन फुल द डेट ऑफ इशू प्रोस्पेक्टस। आपको पूरा पैसा नहीं दिया गया प्रोस्पेक्टस इशू वाले डेट पे। द परचेज मनी इज टू बी पेड होली ऑन पार्ट ऑफ द प्रोसीड ऑफ out of the proceeds issue offered for the public subsequent the prospectus or the contract depend on the result of that the issue of the validity or fulfillment। अगर ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पैसा जो आया है इशू पे और उससे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरे करने जा रहे हैं तो मान लिया जाएगा कि आप उसके डीम्ड वेंडर हो, मतलब वेंडर ही हो आप। ठीक है, अगर कंपनी बिजनेस कर रही है लेस देन 5 फाइनेंशियल ईयर से, तो रेफरेंस टू 5 फाइनेंशियल ईयर मींस तो फिर 5 साल की बैलेंस शीट कहाँ से लेके आएगी, तो जितने साल है, 2 साल है, 3 साल है, वही उतने की बैलेंस शीट दे दो। फिर रीजनेबल टाइम एंड प्लेस एट विच कॉपीज ऑफ ऑल बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच द रिपोर्टर इज बेस्ड और मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में भी रिस्पेक्ट, मतलब वो रीजनेबल टाइम क्या है, कौन सी जगह पे कितने टाइम तक बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब सारे रखे जाएंगे। उसके बाद एक आती है डिक्लेरेशन कि भाई ये डिक्लेयर करना कि सारे के सारे प्रोविजन जो 2013 एक्ट के हैं और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है हमने उसे कंप्लाई किया है। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट हमने प्रोस्पेक्टस में नहीं रखा है जो कंपनीज एक्ट के खिलाफ हो या सेबी के खिलाफ हो, और सारे के सारे प्रोविजन हमने फॉलो किए हैं। ये डिक्लेरेशन लास्ट में देनी पड़ती है, तब जाके एक प्रोस्पेक्टस पूरा होता है। तो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है प्रोस्पेक्टस में, हम जैसे आम इंसान या आप जैसे लोग कहाँ सारी चीज़ें पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ही करेक्ट डिसीजन लेंगे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो ये हमने समझा दोस्तों कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 3, है ना। तो अब हम आगे देखेंगे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इशू ऑफ अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस को इशू करने से रिलेटेड क्या लॉ है, क्या प्रोविज़न है, कैसे इसकी प्रोस्पेक्टस को इशू किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।